हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोलर सिस्टम चैप्टर से रिलेटेड है। सोलर सिस्टम चैप्टर जो है ज्योग्राफी का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और बहुत सारी चीजें बेसिक में इस चैप्टर पे डिपेंड करती है। ओके, सो इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो रुके ना। ओके, वीडियो को ध्यान से देखना ताकि सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर पाओ। लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। सो सबसे पहले तो आपको जानना है कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स वो रॉकी पीसेस हैं जो बिग बैंग थियोरी के टाइम पे, बिग बैंग के टाइम पे जब प्लैनेट्स बने, सन बने, स्टार्स बने, तो कुछ लेफ्ट ओवर पीसेस रॉक्स के रह गए जो प्लैनेट्स और स्टार्स नहीं बन पाए, लेकिन वो सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। तो उन रॉक के पीसेस को हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। और मेनली एस्टेरॉइड्स मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। ये चीज हम इस डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द सन एंड वी हैव मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट है, जो रेवोल्यूशन वाली पाथ है, उन दोनों के पाथ के बीच में आप देख रहे हो दिस इज द एस्टेरॉइड बेल्ट। तो सारे एस्टेरॉइड्स इसी बेल्ट में पाए जाते हैं, इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। और यहां से आप थोड़ा एस्टेरॉइड्स के बारे में भी पढ़ सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन। तो ये सन को ऑर्बिट तो करते हैं लेकिन प्रॉपर प्लैनेट्स नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि हॉटेस्ट प्लैनेट वही होगा जो सन के सबसे ज्यादा करीब होगा, क्योंकि उसको सन की सबसे ज्यादा एनर्जी या सबसे ज्यादा हीट मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? जो बहुत ज्यादा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस या कार्बन डाइऑक्साइड होने का क्या मतलब है? ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा एनर्जी को और हीट को ट्रैप करती है। जैसे हम अर्थ के केस में भी बोलते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में बढ़ गई है। ग्रीन हाउस गैस, वीनस इज द आंसर, क्योंकि वीनस का अराउंड 90% जो एटमॉस्फेयर है वो CO2 से बना है। और इसके अलावा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड क्लाउड्स आपको दिख जाएंगे। ये दोनों ही एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर ये क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। और वीनस में अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। आपको पता है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है? ओनली 15 डिग्री सेल्सियस। और ये बढ़कर 16.2 हो गया है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। और आप वीनस के एटमॉस्फेयर को देखो, अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। मरकरी इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू सन, लेकिन वीनस थोड़ा दूर है, बट स्टिल वीनस इज द हॉटेस्ट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ स्टार्स का मतलब बहुत सारे स्टार्स होंगे, लेकिन उन स्टार्स को आप इमेजिन जब करोगे तो आपको एक शेप सा नजर आएगा। अब वो शेप किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, किसी आदमी का हो सकता है, एनीथिंग। तो ऐसा हम किया करते थे चाइल्डहुड में, व्हेन वी आर लुकिंग एट स्टार्स। स्टार्स को हम पॉइंट में लाकर उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह इमेजिन करते थे। ये जो ऑब्जेक्ट की तरह आप इमेजिन कर लेते हो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। ओके, ग्रुप ऑफ स्टार्स which has a recognizable shape of any object, of any person, of any animal is called the constellation. Constellation कुछ इस तरह दिखाई देता है, as you can see। अब यहाँ 3 डॉट्स को इन्होंने जोड़ दिए, इनफैक्ट 4 डॉट्स को, एंड ये इंग्लिश के अल्फाबेट Y की तरह भी लग रहा है और किसी ऑब्जेक्ट की तरह भी आप इसको सिग्निफाई कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप थोड़ा सा कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ सकते हो। स्क्रीनशॉट आप ले लेना। A constellation is a group of stars that make an imaginary shape in the night sky. They are usually named after mythological character or people or animals or objects. Different shape and sizes की हो सकते हैं, and it is like a dot game. Okay.
Moving on to our next question. So next question is question number 4. Which planet has the largest number of natural satellites? So वैसे तो हमेशा ही इस रेस में सैटर्न हमेशा आगे रहा है और आज भी आगे है विद 145 नेचुरल सैटेलाइट्स. सो नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? एक पेरेंट होता है, एक पेरेंट बॉडी होती है सेलेस्टियल बॉडी, और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला वो उसका सैटेलाइट होता है. तो अगर ये पेरेंट बॉडी सन है तो सैटेलाइट्स कौन है? प्लैनेट्स. और अगर ये पेरेंट बॉडी कोई प्लैनेट है तो सैटेलाइट्स इनके मून, टाइटन, गैनीमीड ये हो सकते हैं. जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूं, अगर अर्थ एक पेरेंट बॉडी है तो उसके चारों ओर रेवोल्यूशन कौन कर रही है? मून. सो मून उसकी नेचुरल सैटेलाइट बन जाती है. नेचुरल सैटेलाइट्स हर प्लैनेट के पास हो ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, सो मार्स के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, वीनस के पास भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, सैटर्न के पास 145 है एंड जुपिटर के पास 95 है. लेकिन कुछ दिनों पहले तक जुपिटर लीड कर रहा था क्योंकि जुपिटर में न्यू मून्स डेवलप हुए थे, डिस्कवर हुए थे, और सैटर्न में अभी फिर कुछ दिनों बाद और मून्स डिस्कवर हुए जिसकी काउंटिंग 145 पहुंच गई. तो अभी जो लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स है वो प्लैनेट सैटर्न के पास है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. So which planet was not named after the Roman god Zeus? ठीक है, मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो या तो रोमन गॉड पे उनका नाम है और या उनका नाम ग्रीक गॉड पे है. ठीक है, और एक ही प्लैनेट है जो कि है हमारा प्लैनेट अर्थ, जिसका जो नामकरण है किसी गॉड पे नहीं है, बट इट इज अ इंग्लिश और अ बिट ऑफ जर्मन वर्ड. ठीक है, सारे प्लैनेट्स या तो रोमन नाम में है या ग्रीक के गॉड के नाम पे है, लेकिन ओनली अर्थ जो है वो इंग्लिश या जर्मन पे है. सो विच प्लैनेट वॉज नॉट नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ज्यूस? सो देखो यहाँ पे आप मार्स, वीनस, जुपिटर, इन तीनों का आपको पता नहीं है कि रोमन है या ग्रीक है, लेकिन आपको अर्थ का पता है कि ना तो ये रोमन है ना ग्रीक है, तो आप सिंपली अर्थ को आंसर कर सकते हो. सो आंसर विल बी बी ऑप्शन. चलते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पे. सो यहां से आप देख सकते हो मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे जो है रोमन गॉड्स पे. ठीक है, इनके नाम जो है रोमन गॉड पे. यूरेनस का नाम लेकिन ग्रीक गॉड पे है. नेपच्यून रोमन, प्लूटो अगेन रोमन, एंड अर्थ का मैंने आपको बता दिया इंग्लिश. सो सिर्फ एक प्लैनेट है यूरेनस जिसका नामकरण ग्रीक गॉड पे किया गया है, बाकी सारे प्लैनेट्स के रोमन, एंड अर्थ का इट इज नॉट ऑन रोमन और ग्रीक, इट इज ऑन द इंग्लिश नेम. तो यहां से और भी क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. सो हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम? बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में. सिंपल सा आंसर है निकोलस कोपरनिकस. सो निकोलस कोपरनिकस डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम. तो यहां से आप थोड़ा सा निकोलस कोपरनिकस के बारे में देख सकते हो. द मेन आइडिया उन्होंने प्रपोज किया था और उन्होंने कहा था द सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. ये उन्होंने प्रपोज किया था. और इन्होंने किस बुक में ये बात बताई है? ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर्स, जो उन्होंने 1543 में पब्लिश किया था. उस बुक में उन्होंने सोलर सिस्टम के लिए ये बात लिखा था, निकोलस कोपरनिकस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे? सो शॉर्टेस्ट डे, सो सबसे पहले ये बताइए कि डे एंड नाइट होता कैसे है. कोई भी प्लैनेट जब क्या करती है? रोटेशन. कोई भी प्लैनेट जब रोटेशन करती है अपने खुद के एक्सिस पे, अपनी एक प्लैनेट है और अपने खुद के एक्सिस पे वो घूम रही है, जब वो एक चक्कर घूम लेती है तो एक साइड डे और एक साइड नाइट महसूस करती है और फिर दोबारा वही वाइस वर्सा. सो रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. हमारा जो अर्थ है वो कितने देर में रोटेशन करता है? यू ऑल नो दैट इज 24 आवर्स. सो 24 आवर्स में हमारा अर्थ रोटेशन करता है. यही दूसरे प्लैनेट्स की अगर हम बात करें जो फास्टेस्ट रोटेशन करता है, जो आपको इस क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज जुपिटर. ओनली 10 आवर्स अराउंड में ये अपनी रोटेशन कंप्लीट कर लेता है. इसका मतलब कि जुपिटर में एक दिन सिर्फ 10 घंटे का है, 5 आवर्स ऑफ डे एंड 5 आवर्स ऑफ नाइट. सो आंसर यहाँ पर क्या होगा? जुपिटर. इसको हम इस चार्ट से भी समझेंगे एज यू कैन सी. सो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि जुपिटर जो है ओनली 10 आवर्स ले रहा है रोटेशन टाइम के लिए, एंड उसके बाद ले रही है यूरेनस, देन यू हैव सैटर्न, देन यू हैव अर्थ एंड देन मार्स. आप अर्थ और मार्स का नोट करोगे तो अर्थ 24 आवर्स रोटेशन के लिए लेती है एंड मार्स सिर्फ 24.5. सो लगभग इनके दिन का जो ड्यूरेशन है वो बराबर है.
और सबसे कम जुपिटर। सो जुपिटर एक सबसे बड़ा प्लैनेट भी है ना, इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। उसको घूमने में ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, स्पिन इतने ज्यादा जोर से करता है वो कि वो 10 आवर्स में ही अपने रोटेशन को कंप्लीट कर रहा है। ओके सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। सो द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज। सो यहाँ पे देखिए एवरेज डिस्टेंस का जो आंसर है दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर। क्यों? कभी सन जो है अर्थ के बहुत करीब है और कभी थोड़ा सा दूर है। क्यों? बिकॉज अर्थ जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, और इस टिल्ट की वजह से जो है डिस्टेंस अलग अलग नजर आता है। एक प्रॉपर सर्कल में अर्थ नहीं घूमता है सन के चारों ओर, बट इसकी जो ऑर्बिट है वो थोड़ी सी टिल्टेड है टुवर्ड्स इट्स ओन एक्सिस, और इस टिल्ट की वजह से कभी जब ये पोर्शन आगे आता है तो सन की डिस्टेंस कम हो जाती है, और ये पोर्शन जब दूर चला जाता है तो सन की डिस्टेंस बढ़ जाती है। सो सन के इस डिस्टेंस वाले ओरिएंटेशन को हम क्या बोलते हैं? एपीहीलियन। जब सन सबसे ज्यादा दूर है इस पॉइंट को बोलते हैं, और जब सन सबसे ज्यादा पास है अर्थ के तो हम बोलते हैं पेरीहीलियन। ओके इसीलिए आपको यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस पूछा है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सन और अर्थ की बराबर नहीं रहती है। ठीक है, तो एवरेज अगर आप देखोगे तो 150 मिलियन किलोमीटर आएगा। तो यहां से आप इस चीज को थोड़ा सा पढ़ सकते हो। सो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओनली वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है। सो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 150 मिलियन किलोमीटर या फिर 93 मिलियन माइल्स। इसको बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, सो जब सन सबसे ज्यादा पास है, पेरीहीलियन के पोजीशन पे है, तब 147 मिलियन की डिस्टेंस है, और जब सन सबसे ज्यादा दूर है, फारदेस्ट है, तो कितनी डिस्टेंस है? ओनली 152 मिलियन किलोमीटर। सो एक बार 152 आ रहा है, एक बार 147 आ रहा है, इन दोनों का एवरेज निकाल के आपको 150 बताया जाता है। सो इस तरीके का पोजीशन है। सो 4 जनवरी को सबसे ज्यादा पास होता है सन, तो 91 अराउंड मिलियन माइल्स इसका डिस्टेंस है, और 5 जुलाई को सबसे ज्यादा दूर होता है, सो अराउंड 94,500 माइल्स इसकी डिस्टेंस है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सो विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो एक ही प्लैनेट है जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा में मिलेगी, दैट इज वीनस। ओके सो याद रखना है वीनस वो प्लैनेट है। तो यहाँ से आप कुछ एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। वीनस क्लाउड्स आर लेस्ड विद टॉक्सिक सल्फर डाइऑक्साइड एंड दैट इज व्हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड भी एक तरीके का ग्रीन हाउस गैस है। ओके सो ग्रीन हाउस गैस है एक तरीके का। सो द एटमोस्फियर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने पहले भी आपको बताया, बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसमें एग्जैजरेटिंग फैक्टर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड की है। Moving on to our next question, question number 10. Which of the following dwarf planets lies in the asteroid belt? So वो है आंसर सीरीज। So asteroid belt मैंने आपको बताया ही था। So Mars एंड जुपिटर के बीच पे जो एक बेल्ट है वो एस्टेरॉइड की बेल्ट है, और उस एस्टेरॉइड की बेल्ट में वी हैव अ प्लैनेट सीरीज। सो इस सीरीज को 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया था। सेम ईयर में प्लूटो को भी नॉर्मल प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट बताया गया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा। ठीक है, इन 2006। सो यहाँ से आप सीरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। सो ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द एस्टेरॉइड बेल्ट। सो एस्टेरॉइड बेल्ट का 25% ऑफ द टोटल मास सीरीज ले जाती है, और पियाजी ने सबसे पहले इसको 1801 में स्पॉट किया था। नासा के ड्रॉन ने 2015 में पहली बार इसको स्पेसक्राफ्ट से एक्सप्लोर किया, एंड इसमें जो एस्टेरॉइड्स है ये सीरीज मच बिगर है अदर से, फिर भी ये प्लूटो से 14 टाइम्स छोटा है, इसीलिए ये प्लैनेट पूरा नहीं कहलाता ड्वार्फ प्लैनेट। जब प्लूटो ही ड्वार्फ प्लैनेट है तो ऑब्वियसली 14 टाइम्स उससे जो छोटा है वो भी ड्वार्फ प्लैनेट ही होगा। ओके, वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. So which of the following parts of the sun is visible at the time of the eclipse? इसमें सिंपल आंसर है कोरोना। Why?
एक्लिप्स के टाइम पे सन पे एक शैडो पड़ती है और शैडो की वजह से उसकी जो सिल्वर लाइनिंग है, साइड वाली कोरोनल सिल्वर लाइनिंग, वो दिखाई देती है। यू कैन सी इट फ्रॉम दिस डायग्राम, आप इस डायग्राम से देख सकते हो। तो सन का जो ये सिल्वर लाइनिंग पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है विजिबल, ओके। सो ये सिल्वर लाइनिंग पोर्शन, सो यहाँ पे आप देखोगे कि ये शैडो पड़ गई एंड बिकॉज ऑफ दिस ये सिल्वर लाइनिंग आपको देखने को मिलती है। सो ये इट इज नॉट विजिबल ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम्स, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक्लिप्स के टाइम पे ही देखने को मिलेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो द विंडिएस्ट प्लैनेट इज, ऐसी कौन सी प्लैनेट है जिसकी जो हवा है सबसे ज्यादा तेज चलती है, और आंसर है नेपच्यून, ओके। सो यहाँ से आप इसकी थोड़ी सी ग्लांस ले सकते हो। स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होती है नेपच्यून पे, और फ्रोजन मीथेन ये ट्रांसपोर्ट करती है 1200 माइल्स पर आवर, मतलब 2000 किलोमीटर पर आवर तक की इसकी स्पीड है। और इसको यूएस की नेवी का जो फाइटर जेट है FA-18 उसके साथ तुलना की गई है, क्योंकि ये विंड जो है वो बहुत ज्यादा तेज है, इसीलिए नेपच्यून को विंडिएस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स द सन राइजेस इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। सो जनरली हम देखते हैं सन की जो राइजिंग होती है वो ईस्ट पे होती है, और जो सेटिंग होती है, सेट करता है सन, वो वेस्ट पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रोटेशन है वो एक्चुअली क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। सो वेस्ट टू ईस्ट हमारा रोटेशन है, इसीलिए सन की राइजिंग जो है वो ईस्ट पे है। लेकिन जो वीनस प्लैनेट है वो एक्चुअली उसकी जो रोटेशन है वो उल्टी है, ठीक है। वीनस रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, इसीलिए सन राइज यहाँ वेस्ट पे होता है और सनसेट ईस्ट पे होता है। तो याद रखना आपको, ये एकमात्र प्लैनेट है वो उल्टा रोटेट करता है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। तो सैटेलाइट के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि कोई भी एक पेरेंट बॉडी होगा, उसका एक सैटेलाइट होगा जो उसके चारों तरफ ऑर्बिट करेगा। सो लार्जेस्ट सैटेलाइट किस प्लैनेट के पास है और कौन है, वो है गैनीमीड। और ये कौन से प्लैनेट के पास है, जुपिटर के पास है। सो गैनीमीड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, और जुपिटर के पास टोटल सैटेलाइट्स कितने हैं अभी, 95, उसमें से गैनीमीड इज द लार्जेस्ट, जो कि पूरे सोलर सिस्टम का भी लार्जेस्ट है। सो वन ऑफ जुपिटर्स मून्स गैनीमीड इज द लार्जेस्ट मून। इसकी डायमीटर कुछ 5000 किलोमीटर के करीब है। रॉकी कोर है इसका, आपको वाटर, आइस, मैंटल सब कुछ मिलेगा। प्लस गैनीमीड में आपको माउंटेन्स, वैलीज, क्रेटर्स एंड ओल्ड लावा फ्लोज भी मिलेंगे। मतलब गैनीमीड बहुत एक प्लैनेट जैसा भी है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। So which of the following planet is called the yellow planet? So yellow planet again वीनस को बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था इस तरीके का लुक वीनस का होता है। क्यों? क्योंकि वीनस में जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड जो है वो हमें मिलता है, जो प्लैनेट को एक लाइट येलोइश कलर देता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट माउंटेन एंड वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम। सो अभी तक आप यही जानते होंगे कि हाईएस्ट माउंटेन अर्थ के पास है, जिसमें माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट की हाइट कुछ 8850 मीटर, मतलब 8.8 किलोमीटर के बराबर है। लेकिन जो हाईएस्ट माउंटेन्स है वो मार्स पे है, और उनकी हाइट जो है 3 गुना ज्यादा है फ्रॉम कंपेयर टू अर्थ। सो यहाँ से यू कैन रीड एंड टेक अ ग्लांस। सो हाईएस्ट माउंटेन मार्स पे है, उस माउंटेन का नाम है ओलंपस मंस, और वो 16 माइल्स, लगभग 24 किलोमीटर हाई, और इतना वाइड है कि पूरा हवाइन आइलैंड उसकी चपेट में आ सकता है। इट इज अ वेरी फ्लैट माउंटेन विच स्लोप्स ओनली बाय 2 to 5 डिग्रीज, एंड शील्ड वोल्केनो है लावा इरप्शंस की वजह से। शील्ड वोल्केनो मतलब वो वोल्केनो जो लेस डेंस होते हैं, लाइट होते हैं, और दूर तक फैल जाते हैं जमीन पर और जमीन को ढक देते हैं। सो वो शील्ड बनाते हैं, एक तरीके का शील्ड वोल्केनोज है। सो ये याद रखना है, ओलंपस मंस मार्स में है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट इज सैटेलाइट्स हैविंग सेम ऑर्बिटल पीरियड एज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सो एक हमारा प्लैनेट है, और हमारी प्लैनेट के ऊपर एक सैटेलाइट है, तो मेनली ये इक्वेटर के ऊपर है, और ये हमारे रोटेशन के साथ साथ ही घूमता है, ताकि ये हमें क्या क्या बता सके, ओशनोग्राफिक कंडीशंस, जैसे हाई टाइड, लो टाइड्स कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, मौसम का हाल, विंड का बहना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सम मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस विच दिस सैटेलाइट टेल, एंड ये कौन है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है जो ये काम करते हैं। तो यहाँ से यू कैन टेक अ ग्लांस।
So geostationary satellite is an Earth orbiting satellite placed at about 2200 miles, 22,000 miles. A worldwide network operational geostationary satellite provides meteorological information. क्या क्या information? Weather observation, oceanography and also atmospheric tracking. इनके लिए ये satellites place किए जाते हैं ताकि हमें correct information मिल सके और हम proper planning कर सके. Question number 18. How many planets in the solar system have rings? So actually rings क्या होते हैं पहले आपको ये समझना है. So ये एक particular planet है और इस तरीके से आपने पिक्चर्स में और फोटोज में देखा होगा रिंग्स. So रिंग्स में होते क्या है? रिंग्स में होते हैं सैटेलाइट्स. ओके और इन सैटेलाइट्स के बीच में होते हैं कुछ क्लाउड्स और कुछ डस्ट पार्टिकल्स. सो ये पूरा रिंग में आपको सैटेलाइट्स दिखाई देंगे. सो ये रिंग सबके पास नहीं होती है. जिनके पास ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है सिर्फ उनके पास ही ये रिंग्स दिखाई देंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थ को बनाऊं तो अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है मून, तो अर्थ के पास कोई रिंग नहीं है. सो हमारे पास कितने ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास प्रॉपर रिंग्स हैं? वी हैव 4 ऑफ देम. और वो 4 कौन कौन है वो आप यहाँ से देख सकते हो. यू कैन सी फ्रॉम योर. सो वी हैव सैटर्न जिसके पास अराउंड 145 मून्स है. वी हैव नेपच्यून, यूरेनस एंड जुपिटर. सो इनकी पूरी रिंग दिखाई देती है क्योंकि इनके रिंग्स में क्या है? वो सैटेलाइट्स एंड क्लाउड्स एंड डस्ट. सो ये 4 प्लैनेट्स हैं. और जो सैटर्न का लार्जेस्ट रिंग सिस्टम है ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है. और यूरेनस, जुपिटर एंड नेपच्यून की डार्कर एंड स्मॉलर है थोड़े से जो रिंग्स है क्योंकि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स काफी कम है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. So which of the following part of the sun is visible to humans? So जो हमें naked eye से दिखाई देता है that is photosphere. कोरोना आपको सिर्फ कब दिखाई देगा? एक्लिप्स के टाइम पे. ठीक है, लेकिन फोटोस्फीयर आप naked eye से देखते हो. So जो सन आप रोज देखते हो उसका जो पार्ट आप देख रहे हो that is the photosphere. You can see from this diagram. So ये डायग्राम आपको बताएगा. देखो दिस पोर्शन जो है आप रोज देखते हो, दिस पोर्शन इज नोन एज द फोटोस्फीयर. ओके यहाँ लिखा है. एंड अंदर सन के कोर है, फिर आपको लावा जोन भी दिखेगी, रेडियो एक्टिव कन्वेक्शन जोन. एंड जो लास्ट जोन आप देख रहे हो जो इल्यूमिनेट कर रहा है वो आपको सिर्फ तब दिखाई देगा जब ये बीच वाला पार्ट शैडो पे ढक जाएगा और सिल्वर लाइनिंग दिखाई देगी. सो बाहर की सिल्वर लाइनिंग इस कोरोना जो आपको एक्लिप्स के टाइम पे दिखाई देती है. और अंदर का जो ये पार्ट है मतलब अपर पार्ट है वो है फोटोस्फीयर जो आपको नॉर्मल टाइम्स में दिखाई देता है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन रीड फ्रॉम हियर. सेम थिंग हैज बीन written. Next is question number 20. Which planet is known for its great red spot, a massive storm? So एक एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर काइंड ऑफ जुपिटर पे बनता है एंड वो परमानेंट है, वो परमानेंट स्टॉर्म है. और इसीलिए वो आप जब टेलीस्कोप से देखोगे आपको रेड कलर का रोलिंग स्टॉर्म नजर आएगा. एंड वो कहाँ पे है? जुपिटर पे है. सो ये रेड स्पॉट आपको जुपिटर पे नजर आएगी. यू कैन सी फ्रॉम हियर. सो दिस इज द काइंड ऑफ रेड स्पॉट विच यू see. So the great red spot is an anticyclone, a long lasting area of high pressure. So this is the area and ये जुपिटर के सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है. एंड 150 years से भी ज्यादा हम इस स्टॉर्म को परमानेंटली देख रहे हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 22. The sun appears to be the closest to the earth. So closest मतलब वो आपको पेरीहेलियन पॉइंट पूछ रहे हैं. और पेरीहेलियन पॉइंट कब आता है? January 3rd को. ठीक है. जुलाई 4th में कब आता है? क्या आता है? एपीहेलियन मतलब सबसे फारदेस्ट पॉइंट. सो सबसे फार कब होते हैं हम सन से? जुलाई 4th को. और पेरीहेलियन मतलब सबसे क्लोजेस्ट कब होते हैं? January 3rd को. सो यहां से यू कैन सी around the June solstice you will see the aphelion and around the December solstice you will see the perihelion. So ये 2 points हैं. Next question is question number 23. So what is the comet belt outside of Pluto's orbit called? So it is called the Kuiper belt. Okay. So main asteroid belt तो मार्स और जुपिटर में है. हैले बेल्ट हमने पढ़ा नहीं है. ऊट क्लाउड क्या होता है? एक गैलेक्सी होगी आपकी और गैलेक्सी के चारों और जो क्लाउड्स होंगे जो उस गैलेक्सी को बांध के रखते हैं उसको ऊट क्लाउड बोलते हैं. सो क्यूपर बेल्ट एक्चुअली वो बेल्ट है जो आपको बिल्कुल प्लूटो के बाहर एक बेल्ट दिखता है. सो ये आपकी सन है फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम की एंड दीज आर द लाइंस ऑफ ऑर्बिटल पाथ ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स. प्लूटो के बाहर जो ये आपको एरिया दिख रहा है दिस इज एक्चुअली द क्यूपर
बेल्ट। ओके, इस क्यूपर बेल्ट में मोर देन 1000-2000 सैटेलाइट्स एंड देयर प्लैनेट्स हैं, साइंटिस्ट का कहना है। लेकिन हमने पढ़ाई प्लूटो तक ही करी है, मतलब मोस्ट ऑफ द रिसर्चेस एंड स्पेसक्राफ्ट्स हैव ओनली विजिटेड टिल प्लूटो। सो प्लूटो के बाहर जो एक पूरा जोन है उसको हमने क्यूपर बेल्ट का नाम दिया है, जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स मौजूद है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। कंसिडर द फॉलोइंग, द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न है वो, एंड इट इज ओनली सैटेलाइट विद अर्थ लाइक एटमोस्फियर। सो जैसे अर्थ का एटमोस्फियर है ना, ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, उस तरीके का एटमोस्फियर है इस पर्टिकुलर सैटेलाइट का, और ये सैटर्न की लार्जेस्ट सैटेलाइट है। तो आपको ढूंढना है कि सैटेलाइट कौन सी है। सैटेलाइट का नाम है टाइटन। सो ये टाइटन जो है सैटेलाइट सबसे बड़ी है सैटर्न की, और पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी कौन है, गैनीमीड। लेकिन ये गैनीमीड से सिर्फ 2% छोटी है, ओनली 2%। ओके, यहाँ से आप टाइटन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। सेकेंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का, गैनीमीड से सिर्फ 2% छोटी है, हमारे अर्थ के मून से ऑब्वियसली बड़ी है। और इस सैटेलाइट में रिवर्स, लेक, सीज, माउंटेन्स, ये सब आप देख सकते हो, क्योंकि इसका एटमोस्फियर अर्थ की तरह है। ओके, मीथेन गैस भी आपको मिलेगा जो एक ग्रीन हाउस गैस है, और आपको क्लाउड्स, ठीक है, अर्थ लाइक साइकिल, ये सब इस प्लैनेट में, सॉरी, इस सैटेलाइट में नजर आएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। सो द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे इज, सो हमारी जो गैलेक्सी है विच इज नोन एज मिल्की वे, जिसको आप हिंदी में आकाश गंगा भी बोलते हो। सो हमारी गैलेक्सी चारों तरफ से एक क्लाउड से बाइंड की हुई है, और उस क्लाउड का नाम है ऊट क्लाउड। ठीक है, इस क्लाउड का नाम है ऊट क्लाउड। और इस गैलेक्सी के अंदर हमारे पास एक सन है, और इसको ऑर्बिट करते हुए बहुत सारे प्लैनेट्स, और उन प्लैनेट्स के आसपास कॉमेट्स, और फिर एक एस्टेरॉइड बेल्ट, और फिर बाहर में क्यूपर बेल्ट भी है। हमारी गैलेक्सी के जो सबसे पास इसी तरीके की एक हरकत हो रही है गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमीडा। ठीक है, सो द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे इज एंड्रोमीडा। ओके, moving on to our next question, question number 26. So what is the name of the first satellite launched into space? Sputnik 1। एंड किसने लॉन्च किया था ये, USSR। कब लॉन्च किया था, 1957। सो यूएसए पहले लॉन्च करना चाहता था, लेकिन USSR ने पहले ही लॉन्च कर दिया। इससे क्या हुआ, USSR और USA में एक स्पेस की रेस छिड़ गई। ओके, और इसी के बाद USA ने क्या एस्टैब्लिश किया, नासा। ओके, सो स्पुतनिक 1 हिस्टोरिकल है बहुत पहला। तो यहां से यू कैन रीड सम ऑफ द थिंग्स। सो 57 सोवियत, मैंने आपको बताया, बहुत छोटा सा बीच बॉल काइंड ऑफ था, और इसी से आपकी रेस नासा की स्टार्ट हो गई इन द USA। सो USSR ने पहली बार लॉन्च किया, तो USA को लगा वो पीछे ना रह जाए, इसीलिए उन्होंने नासा का निर्माण किया। Next is question number 27. In ancient time, people used to determine the direction at night. कैसे, पोल स्टार से। क्यों, क्योंकि पोल स्टार एक स्टैग्नेंट स्टार है जो अपने पोल्स के पास स्थित है, लाइक दैट। सो ये अर्थ है, और अर्थ के नॉर्थ पोल के ऊपर ये पोल स्टार है, और पोल स्टार की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती, मोशनलेस है, स्टैग्नेंट है। सो इसीलिए इसको सेंटर मान के बहुत सारी कैलकुलेशंस एस्ट्रोनॉमर्स करते हैं, और पुराने दिनों में ट्रैवलर्स भी इसको मतलब सेंटर पॉइंट मान के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ट्रैवल किया करते थे। पोल स्टार के आसपास कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व और रोटेट करती है। ओके, सो यू कैन टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। सो देयरफॉर इट मेक्स एन एक्सेलेंट फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच साइंटिस्ट ड्रॉ मेजरमेंट्स फॉर सेलेस्टियल नेविगेशन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। Phases of the moon are observed. So phases of the moon होता क्या है, पहले आप ये देखो, यहाँ पे है phases of the moon. So इस तरीके के phases बनते हैं मून में, और कभी आपको मून फुल मून नजर आ रहा है, कभी क्रिसेंट नजर आएगा, कभी हाफ, कभी वेनिंग क्रिसेंट, कभी बिल्कुल ही डार्क नजर आएगा। सो इस तरीके के phases होते हैं मून के, और वो क्यों होते हैं? Phases of the moon are observed because the sunlight is reflected by some parts of the moon. Sunlight is reflected by some parts of the moon before it reaches the earth. So earth में पहुंचने के पहले मून कुछ sunlight क्या करता है, emit back करता है. So depending on the size and shape of the reflecting part that faces us, phases of moon are determined. So moon का जो ये orbit है around the earth,
the half of the moon that faces the sun will be lit up. The different shapes of the lit portion of the moon that can be seen from the earth are unknown, so are known as the phases of the moon. So moon क्या कर रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है कुछ सनलाइट जो अर्थ पे आने से पहले, उसके वजह से उसमें फेजेस आपको नजर आती है. So you can answer the question from here. So phases of the moon are observed because the moon does not reflect sunlight. ये बिल्कुल गलत है. Moon sunlight reflect करता है. The relative position of the sun, earth and the moon changes. Not this. The shadow of earth falls on the moon. Only some parts of the moon can emit light. So mainly C आंसर होना चाहिए, क्योंकि शैडो जो है अर्थ की वो मून पे पड़ती है और कुछ पार्ट्स मून एमिट भी करता है, बट मेन आंसर इज द शैडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून. Moving on to question number 29. So lunar eclipse occurs when? So lunar eclipse क्या होता है, जब पोजीशन इस तरह की होती है कि सन है और मून है और उसके बीच में अर्थ आ गया. ओके, सो अर्थ विल बी, जो सन विल बी एक्चुअली बिगर देन अर्थ. So this is how the sun looks. So सन की जो एनर्जी है या हीट है वो एक्चुअली मून तक पहुंच नहीं पाती है और मून एक डार्क फेज में चला जाता है ना. दैट इज नोन एज एक्लिप्स. सो यहाँ पे आंसर होगा अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून, देन ओनली द लूनर एक्लिप्स अकर्स. सो यू कैन सी, सो यहां से आप क्वेश्चन को so you can see the explanation from here. As you can see, this is the sun here and we have the earth in between. और इसकी वजह से मून क्या है, शैडो जोन में चला जाता है और रेडनेस आ जाती है स्काई में, एक डार्कनेस आ जाती है जिसकी वजह से एक्लिप्स हम देखते हैं. सो यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर. लूनर एक्लिप्स अकर्स एट द फुल मून फेज. ये भी एक अलग क्वेश्चन बन सकता है. फुल मून फेज, when earth is positioned precisely between the moon and the sun, earth's shadow falls upon the surface of the moon, dimming it and sometimes turning the lunar surface a striking red over the course of a few hours. Each lunar eclipse is visible half of earth, क्योंकि एक ही हाफ उसको देख सकता है because of the rotational factors. Moving on to the last question, question number 30. What is the name of for a cloud of dust and gas in stellar space? So देखो क्लाउड और डस्ट कहाँ से आते हैं स्पेस में, जो बहुत ज्यादा बल्कि वे में दिखते हैं. जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम. सो या तो वो स्टार बन रहा है, बिगिनिंग है उसका, और या वो स्टार डाई हो चुका है, मर चुका है, उसके अंदर जो रिएक्शन है, एनर्जी है, लाइट है, वो खत्म हो चुकी है. तो आपको क्या दिखेगा, बल्क ऑफ क्लाउड. उस बल्क ऑफ क्लाउड को बोलते हैं नेब्यूला. ओके, सो नेब्यूला इज द एक्चुअली क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस जो आपको स्पेस में दिखाई देता है. इट इज रिलेटेड टू स्टार्स की फॉर्मेशन या बिगिनिंग, और इधर इट इज रिलेटेड टू स्टार्स की एंडिंग या डाइंग आउट. सो यहां से आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो. नेबुला इज एन एनॉर्मस क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस. सो डस्ट भी होगी, गैस भी होगी, ऑक्यूपाइंग द स्पेस बिटवीन स्टार्स एंड एक्टिंग एज ए नर्सरी ऑफ न्यू स्टार्स. सो उसमें क्या क्या होता है, वेपर हो सकता है, फॉग, स्मोक, एक्सलेशन, डस्ट, बेसिक एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन एंड अदर आयनाइज्ड गैस. अगर गैस डाई डाउन हो रहा है तो भी आपको हाइड्रोजन मिलेगा जो रिएक्शन नहीं कर पा रहा, और अगर गैस नया आ रहा है तो भी आपको हाइड्रोजन मिलेगा. So some nebulae comes from the gas and dust thrown out by the explosion of a dying star such as supernova. So stars जब die down करते हैं उनके अंदर जो reactions है वो खत्म हो जाते हैं, तो left behind क्या होता है, gases and dust, उसको बोल सकते हैं nebula. Other nebulae regions are where new stars are beginning to form. For this reason some nebulas are called star nurseries. So nebula is actually related to stars की formation and stars की dying, left over या शुरू होने वाली gases जो mainly हाइड्रोजन होगी और कुछ हीलियम और कुछ अदर आयोनाइज्ड gases. Okay, so this was all about the important questions related to solar system. अच्छे से इसको आप तैयार करना. कोई भी डाउट आपको आए तो आप इसको कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख सकते हो. आई विल बी आंसरिंग यू देयर. ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.